हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में सर्कल के कंसेप्ट से रिलेटेड टर्म्स, डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज कवर करेंगे। इसके साथ यह भी देखेंगे कि कंपटीशन में सर्कल से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होने वाला है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सर्कल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की डेफिनेशन की। तो सर्कल एक टू डायमेंशनल प्लेन फिगर है। टू डायमेंशनल फिगर वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फील नहीं कर सकते। जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जैसे स्क्वायर और रोम्बस, वो टू डायमेंशनल फिगर के एग्जांपल है। ट्राइंगल भी टू डायमेंशनल फिगर का एक एग्जांपल है। टू डायमेंशनल फिगर को शॉर्ट टर्म में 2D फिगर्स भी बोलते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये सर्कल है और ये भी एक टू डायमेंशनल फिगर का ही एग्जांपल है। ये बिल्कुल एक प्लेन में मिलेगा आपको। और इसकी डेफिनेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे कि कोई भी एक पॉइंट से आउटर बाउंड्री पे जब डिस्टेंस सेम हो जाए और वो क्लोज फिगर हो तो उसे हम सर्कल बोलते हैं। कोई भी एक गिवन पॉइंट आपके पास दिया होगा और उससे आउटर बाउंड्री पे चारों तरफ डिस्टेंस सेम हो जाए और वो क्लोज फिगर हो और एक ही प्लेन में हो तो ऐसे फिगर को हम सर्कल बोलेंगे। नेक्स्टली देखिए इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती है और एक एक करके हम सबका डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो पॉइंट जहां से आउटर बाउंड्री पे सभी डिस्टेंसेस सेम होती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट से आउटर बाउंड्री पे चारों तरफ डिस्टेंस सेम है और इसे सेंटर बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर हम इस सेंटर से आउटर बाउंड्री को मिला देते हैं तो ये बन जाता है रेडियस। ये बन जाता है रेडियस। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। अगर कई बार आप रेडियाई देखो तो कंफ्यूज मत होना, रेडियस का ही प्लूरल है। जैसे सिलेबस का प्लूरल स्लेबाई होता है इसी तरीके से रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है और इसे हम जनरली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं लेकिन जनरली हम इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक सर्कल में बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन इन सब की जो मेजरमेंट है वो सेम आएगी क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, सभी रेडियस है और सभी की मेजरमेंट बिल्कुल सेम आएगी। मतलब आप इसको इधर लिख लो, इधर लिख लो, नीचे कर लो, चारों तरफ जो आउटर बाउंड्री सेंटर से और आउटर बाउंड्री की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी और उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। तो नेक्स्ट आता है इसमें सर्कल में कोई भी लाइन जो सर्कल की आउटर बाउंड्री को दो जगह से कट करके जाए। जैसे मान लो हमने ये लाइन डाल दी, एक ये यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ कट कर रही है, कोई भी दो जगह से कट करके जाए ऐसी लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करके जाए। सर्कल की आउटर बाउंड्री को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करके जाए। ये भी कॉर्ड है, इस तरीके से डाल दे तो ये भी कॉर्ड है, इस तरीके से डाल दे तो ये भी कॉर्ड है, यहाँ से ऐसे डाल दे तो ये भी कॉर्ड है और यहाँ से ऐसे डाल दे तो ये भी कॉर्ड है। तो ये होती है कॉर्ड की डेफिनेशन। कोई भी दो पॉइंट्स पे कट करके जाए सर्कल की आउटर बाउंड्री को, एक ऐसी लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। तो जो सबसे लंबी कॉर्ड है जो सेंटर से पास होके जाती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो ये कोई कॉर्ड है ही कॉर्ड और इसके बाद आगे हम इसे ड्रॉ करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे लंबी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी और लास्टली ये सेंटर से पास होगी। और सेंटर से पास होने के बाद जब हम आगे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये फिर से छोटी होती चली जाएगी। तो जो सबसे लंबी कॉर्ड है वो कहाँ से जाएगी? सेंटर से पास होके जाएगी। चाहे आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जो सेंटर से पास होगी वही जो कॉर्ड होगी वो सबसे लंबी होगी और ऐसी कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। इसे हम डी से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो वो लिखेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सबसे लंबी कॉर्ड जो होगी सर्कल की वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, वो इसकी डेफिनेशन है। सबसे लंबी कॉर्ड है वो है डायमीटर। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो देखिए, जब भी आप डायमीटर ड्रॉ करते हैं, अगर ये कंप्लीट डायमीटर है तो इसके इधर भी रेडियस है और इसके इधर भी रेडियस है, तो डायमीटर को हम 2 टाइम्स ऑफ रेडियस लिख सकते हैं। डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स सम है। डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया सर्कल का, जो सबसे पहला फॉर्मूला बनता है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, या फिर इसे हम ऐसे कह सकते हैं रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। अब आप इसको किस तरीके से याद करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप रटते हैं इसको या फिर समझ के करते हैं या फिर जिस तरीके से भी आपको याद हो।
लेकिन एक ही फॉर्मूला है, डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। आप इसको रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। तो जो सर्कल की आउटर बाउंड्री होती है, अगर हम इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएं, मतलब एक चक्कर यहाँ से आप स्टार्ट हो कहीं से भी और ऐसे घूम के वापस आ जाओ यहीं पर, तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया और इस पार्ट को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को जनरली सी से डिनोट किया जाता है। सर्कमफ्रेंस कुछ भी नहीं है, प्लेन फिगर्स में जब रेक्टेंगल हम पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, रोम्बस पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री का सम, उसी तरीके से सर्कल के अंदर सर्कमफ्रेंस होता है आउटर बाउंड्री का सम। अगर इसी सर्कमफ्रेंस में से एक छोटा सा हिस्सा आपसे पूछ ले, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस की बात ना करे और बिल्कुल छोटे से हिस्से के बारे में पूछ ले, तो उसे हम बोलते हैं आर्क। उसे क्या बोलते हैं हम? आर्क। आर्क जनरली आपने कंस्ट्रक्शन के टॉपिक में पढ़ा होगा, जब हम कंपास को खोल के पेंसिल से ऐसे आर्क लगाते हैं और एक दूसरा इधर से लगाते हैं और वो कट होती है। अगर हम इस आर्क को कंप्लीट घुमाएं ऐसे तो सर्कल बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं? आर्क। इसे क्या बोलते हैं? आर्क। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, कोई ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करके जाए, वो होती है टेंजेंट। ऐसे तरीके से अगर कोई जाए, जैसे मान लो यहाँ से अगर कोई लाइन जा रही है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करके जा रही है, सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करके जाए, वो होती है टेंजेंट। क्या होती है वो? टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करके जाए। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई भी कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में कट करती है, कोई भी कॉर्ड हम डालते हैं, कॉर्ड हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कॉर्ड जब हम डालते हैं तो सर्कल को दो हिस्सों में कट करती है, एक छोटे वाला पार्ट और एक बड़े वाला पार्ट। तो जो छोटे वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। उसे क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा, तो छोटे वाला हिस्सा माइनर सेगमेंट और जो बड़े वाला हिस्सा है वो है मेजर सेगमेंट। वो क्या भाई? मेजर सेगमेंट। देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक की अगर बात करें तो माइनर सेगमेंट, इस कंप्लीट की बात करें ऊपर वाले की तो ये मेजर सेगमेंट, और कंप्लीट तो सर्कल है ही जैसे, तो यहां से आ गया मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। मैं इसको रब कर देता हूं, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर उसके बाद करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी थी, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अगर हम कोई भी एक कोड ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल को दो हिस्सों में काट करती है, नीचे वाला हिस्से को, जो छोटे वाला हिस्सा है उसे माइनर सेगमेंट और जो बड़े वाला हिस्सा है वो मेजर सेगमेंट। अगर यही कोड इसके पॉइंट अगर रेडियस के साथ एंगल बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने यहां से और ये ऐसे एंगल बना दिया, तो अब जो एंगल बन रहा है उस हिसाब से भी ये सर्कल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पहला हिस्सा तो ये जो आप देख रहे हैं, और जो दूसरा हिस्सा ये बड़े वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं। तो इस केस में जो छोटे वाला हिस्सा होता है वो होता है माइनर सेक्टर। वो क्या होता है भाई? माइनर सेक्टर। और जो बड़े वाला हिस्सा होता है वो होता है मेजर सेक्टर। बड़े वाला हिस्सा क्या होता है? मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ये जो कंप्लीट एंगल दिख रहा है ये कंप्लीट एंगल रहेगा 360 डिग्री का, और ये जो माइनर सेक्टर पे जो एंगल बनेगा इसे हम जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम जनरली इसे थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ आपके पास माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर भी डेफिनेशन भी कवर हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं बचता, डेफिनेशन लगभग कवर हो चुकी है। जो डेफिनेशन सर्कल पे अप्लाई होती है वही सेम डेफिनेशन सेमी सर्कल पे भी अप्लाई रहती है। तो सबसे पहले हम सर्कल के फॉर्मूलाज कर लेते हैं, उसके बाद हम सेमी सर्कल भी कर लेंगे। तो भाई यहाँ तक हमने पढ़ा सबसे पहले सेंटर, सेंटर के बाद हमने पढ़ा रेडियस, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई के बाद हमने पढ़ा कोड, कोड जो सबसे लंबी होती है वो होता है डायमीटर, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो रेडियस होती है वो डायमीटर की होती है हाफ। उसके बाद हमने पढ़ा आउटर बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का एक छोटे से पार्ट उसे बोलते हैं आर्क। उसके बाद हमने पढ़ा एक कोड सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, छोटे वाला हिस्से को माइनर सेगमेंट, बड़े वाले हिस्से को मेजर सेगमेंट। उसके बाद लास्टली हमने पढ़ा है जब वही कोड अगर सेंटर पे एंगल बना दे तो जो दो हिस्से बनेंगे तो छोटे वाले हिस्से को माइनर सेक्टर और बड़े वाले हिस्से को मेजर सेक्टर। अब बात करते हैं सर्कल के फॉर्मूलाज की, उसको देखेंगे, साथ में उसके डेविएशन भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब मैथमेटिशियंस ने सर्कल पे रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि जैसे जैसे डायमीटर बढ़ रहा है उसी हिसाब से सर्कमफ्रेंस एक सेम रेशियो में बढ़ रहा है। डायमीटर को अगर हम बढ़ाते हैं तो सर्कमफ्रेंस उसी रेशियो के हिसाब से बढ़ता है, डायमीटर को अगर हम कम करते हैं तो सर्कमफ्रेंस उसी रेशियो के हिसाब से कम होता है। तो उस रेशियो को उन्होंने पाई नाम दे दिया। पाई देखिए, पाई को हम ऐसे डिनोट करते हैं,
कई कई जगह ऐसे भी डिनोट होता है, दोनों ही पाई बोला जाता है दोनों को। और पाई होता है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। यहां से सबसे पहले बात कर लेते हैं पाई के बारे में। तो पाई के बारे में डिस्कस करेंगे। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या फिर 3.14। हम पाई की जगह 22/7 या फिर 3.14 रख सकते हैं। ये इसकी अप्रोक्स वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बहुत बड़ी है। और पाई एक इरेशनल नंबर है। अब आप पूछो इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर ये आप नंबर सिस्टम में पढ़ोगे, बस आप यहां से इतना समझ लो कि पाई एक इरेशनल नंबर है। जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन आपके पास दे देगा, पहला दे देगा पाई, दूसरा दे देगा 22/7, तीसरा दे देगा 3.14 और चौथा दे देगा 0। तो उनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है? जनरली बच्चे क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि पाई 22/7 और 3.14 तीनों एक ही है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 है, तो वो आंसर 0 को टिक कर देते हैं। जबकि 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 3.14 के नीचे 314/100 लिख सकते हैं। ये पहले ही 22/7 यानी कि P/Q की फॉर्म में है। पाई अकेला एक नंबर रह गया जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और नीचे वाले टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। तो पाई ही आंसर आएगा, इसमें इरेशनल नंबर होगा। और यहाँ से कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, कंपटीशन में पूछा जाता है, बोर्ड क्लासेस में भी पूछा जाता है। ये नंबर आपको 9th 10th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, रैशनल इरेशनल नंबर क्या है, नंबर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखने की है कि पाई एक इरेशनल नंबर है और पाई की अप्रोक्सीमेट लगभग वैल्यूज इतनी है 22/7 या फिर 3.14। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकमफ्रेंस ही निकाल लेते हैं हम। यहाँ जो आपने फॉर्मूला देखा पाई इक्वल्स टू C/D, मैंने आपको बताया पाई सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। तो सरकमफ्रेंस क्या हो गया यहाँ से पाई d, ये आपके पास पहला फॉर्मूला आ गया। और जबकि हम सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं तो आंसर यूनिट्स में होएगा, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर्स, मीटर है तो मीटर्स, इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। मैथ्स में यूनिट बहुत जरूरी होती है, यूनिट आपने साथ लिखनी होती है। हम इसको और इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, पाई और डी की जगह, डायमीटर की जगह हम रेडियस का डबल, तो 2r भी लिख सकते हैं। 2 को मैंने आगे लिख दिया, r को पीछे लिखा है। ये भी एक फॉर्मूला आ गया, सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2πr, सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2πr। आपके पास दो टर्म है इस पूरे फॉर्मूले में, सरकमफ्रेंस और रेडियस। आपसे सरकमफ्रेंस देके रेडियस पूछ ले या फिर रेडियस देके सरकमफ्रेंस पूछ ले, तो इस केस में जो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सरकमफ्रेंस अपॉन 2π। ये 2π नीचे चला गया, यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया। आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से फॉर्मूलाज को लर्न करते हैं और किस तरीके से देखते हैं। यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला हो गया सरकमफ्रेंस अपॉन 2π। तो कई बार दोनों पूछ सकता है, सरकमफ्रेंस दे दे रेडियस पूछ ले, रेडियस दे दे सरकमफ्रेंस पूछ ले, या फिर हो सकता है डायमीटर दे दे और डायमीटर से आपसे सरकमफ्रेंस पूछ ले। तो इस तरीके से हम सरकमफ्रेंस पे क्वेश्चंस कवर करेंगे। नेक्स्ट बात आती है सर्कल के एरिया। सर्कल का एरिया होता है एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और जब भी एरिया निकालते हैं तो साथ में लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब ये कहां से आया, इसके लिए मैंने एक पहले ही शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैं पिन कमेंट में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ इतना ध्यान रखें कि पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। जब हम बात करते हैं 6th 7th स्टैंडर्ड की, तो उस केस में तो यही फॉर्मूले बनते हैं, सर्कल का सर्कमफ्रेंस या फिर सर्कल का एरिया। लेकिन जब 10th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो 10th स्टैंडर्ड में एक स्पेशल चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और उसके अंदर सेक्टर का एरिया दिया हुआ है। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे आइए वो देखते हैं। इसको जनरली थोड़ा सा समझ लोगे तो एक ही फॉर्मूले से सब आप कवर कर लोगे इजीली। देखिए यहाँ पे जो टोटल एंगल है वो 360 है, और 360 यहाँ पे कंप्लीट एंगल है, और उस कंप्लीट एंगल में से हमने थीटा वाला जो पार्ट है वो लेना है। थीटा की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 60, 50, 90 कुछ भी, जो भी एंगल हो, तो वो पार्ट हमने लेना है। टोटल पार्ट है 360, लेना है थीटा वाला। तो जनरली हम क्या करते हैं 6th 7th स्टैंडर्ड से ही ये चीजें करते आ रहे हैं, जो पार्ट लेना है वो ऊपर और टोटल नीचे।
जो भी पार्ट हमने लेना है वो ऊपर और टोटल नीचे, तो थीटा अपॉन 360 और इसका एरिया निकालना है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का थीटा अपॉन 360 पार्ट हमने लेना है, यानी कि टोटल अगर पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर का थीटा बाई 360 पार्ट हमने लेना है, और वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब बात करते हैं छोटे वाले के, तो ये आ गया। बड़े वाले का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो उस केस में या तो आप इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये एरिया निकाल के कम कर सकते हो, या फिर 360 में से एंगल सब्ट्रैक्ट करके आप पहले ये एंगल निकाल सकते हो बाहर वाला, और उसको यहाँ पे रख के सीधा एरिया निकाल सकते हो। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट की, ये बातें यहीं खत्म नहीं हो जाती। अगर आप इस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख देते हो तो 180 अपॉन 360, उस केस में ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे 1 0 से 1 0, 18 2 जा 36। ये 180 डिग्री एंगल होता है सेमी सर्कल में, तो यहां से एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। स्क्वायर यूनिट्स हर जगह आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट में एंगल होता है 90 डिग्री। क्वाड्रेंट होता है सर्कल का चौथा हिस्सा, सेमी सर्कल होता है सर्कल का दूसरा हिस्सा। तो 90 डिग्री जब हम रखेंगे तो 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से जाएगा 4 पे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। यहां से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। आपकी मर्जी है, आप इस एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले कवर करते हैं, या फिर आप पहले ये रटते हैं, फिर ये रटते हैं, फिर ये रटते हैं, अलग अलग रटते जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ से एक फॉर्मूले से ही हम सब कवर कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर आ गया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर का एरिया तो हमने निकाल लिया। कई बार सेगमेंट का एरिया पूछ लेते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। जैसे जनरली ये अपने पास थोड़ा सा बड़ा फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेक्टर है, और अगर सेक्टर को हम ऐसे कवर कर दें तो ये दो हिस्से हो जाएंगे। इस तरीके से ये पूरा सर्कल है जिसका ये सेंटर है। तो देखिए सेंटर को हमने वो नाम दिया, हमने सेक्टर का एरिया निकाल लिया। कई बार इस सेगमेंट का एरिया पूछ लेता है, या तो इस सेगमेंट का एरिया पूछ लेगा या फिर इस कंप्लीट सेगमेंट का एरिया पूछ लेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है। आप ट्राइंगल का एरिया सेक्टर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये पूरा सेक्टर का एरिया है, इसके अंदर से अगर हम ये वाला एरिया वेनिश आउट कर दें ट्राइंगल वाला, तो ये नीचे वाला हिस्सा बच जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया आपके पास आता है, ट्राइंगल का एरिया होगा, अलग अलग होते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के फॉर्मूले। 3-4 मेथड है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। जो आपको सबसे सुटेबल रहेगा वो आएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे जो थीटा है वो इनके बीच का एंगल है, और ये दोनों रेडियस आपके पास हैं। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा, अगर आप थीटा नहीं पढ़ना चाहते तो आपको और जो मेथड्स हैं उनके लिए स्किप करना चाहिए, देखना चाहिए, और अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे आप 90 डिग्री वैल्यू रखते हैं तो फिर यही बनता है 1/2 आर स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा √3/4 आर स्क्वायर। इस केस में ये राइट ट्राइंगल बनेगी, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इस केस में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, क्योंकि सभी एंगल 60 60 और 60 के हो गए। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, 0 30 45 60 और 90 डिग्री पे। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हम कहां से कैसे निकालें। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब बात करते हैं लास्ट जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये क्या आ गया, सेगमेंट का एरिया आ गया। इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट का एरिया। आपको इसी तरीके से याद रखना है। कई बार कई जगह आर स्क्वायर को कॉमन लेके भी इसको लिखा जाता है, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। मेरा मानना यह है कि जितना सिंपलिसिटी में रहेंगे, जितने फॉर्मूले कम याद करेंगे उतना बढ़िया है अपने लिए। तो ट्राइंगल के फॉर्मूले 4 तरीके से निकाले जाते हैं। एक तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो ही गया,
दूसरा आपने जो जनरली पढ़ा है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, जो राइट ट्राइंगल में काम आता है। तीसरा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a²। इसके बाद लास्ट जो बनता है वो बनता है 9th क्लास में जब हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते हैं, अंडर द रूट s × s - a × s - b × s - c। और ये फॉर्मूला तब काम आता है जब तीनों साइड्स दे रखी हो, एंगल ना दे रखे हो। तो जो भी आपके पास कंडीशन हो उस हिसाब से आप फॉर्मूला रख सकते हैं। जनरली यही हम पढ़ते हैं सर्कल के टॉपिक में। तो देखिए ये सेगमेंट का एरिया है, तो एरिया हो गया यहाँ पे। सर्कमफ्रेंस का हमने फॉर्मूला कर लिया। सर्कमफ्रेंस के बाद हमने सेक्टर का फॉर्मूला निकाल लिया। सेक्टर के बाद सेगमेंट का फॉर्मूला निकाल लिया। कई बार हमसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ लेते हैं। देखिए कंप्लीट तो हमने सर्कमफ्रेंस पढ़ाई है। सर्कमफ्रेंस का ये छोटा सा हिस्सा जो हम यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं ये आर्क है, और कई बार इसकी लेंथ पूछ लेते हैं ये कितनी लंबी है। तो उस केस में क्या आएगा, θ/360 × 2πr। ये यूनिट्स में आंसर आएगा θ/360। सर्कमफ्रेंस का वो हिस्सा जो हमें चाहिए वो ऊपर, वो एंगल, और टोटल नीचे 360 × 2πr जो सर्कमफ्रेंस होता है वो। कई जगह 2 को इससे कट करके θ/180 × πr लिखा होता है। तो आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। ये आपने पढ़ा है पहले तो याद करने में आसान रहेगा। इसके लिए अलग से πr 2πr में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप इसको स्किप करें। आपको ये पता होना चाहिए कि 2 से 360 डिवाइड होके 180 बन जाता है, बस बात खत्म। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं एमसीक्यू, उसमें ये ऑप्शन होता है, तो ये भी सही है। लगभग सभी फॉर्मूले यहाँ पे कवर हो चुके हैं। हमने सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकाला, उसके बाद हमने सर्कल का एरिया निकाला, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करके हमने सेगमेंट का एरिया निकाला, और लेंथ ऑफ आर्क। इन सबको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप इसको अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये फॉर्मूले वन टिप भी हो जाएंगे और आप सीख भी जाओगे। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोशिश करिए सबसे पहले 6th-7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करने की। 6ठी-7वीं के क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो वो थोड़े आसान होते हैं, वो करोगे फिर धीरे धीरे आप हायर लेवल के क्वेश्चंस आप करते जाओगे। अब इसके अंदर एक लास्ट स्टेप रह गया सेमी सर्कल, उसके ऊपर और बात करते हैं। सेमी सर्कल से कई बार कंपटीशन में क्वेश्चंस बनते हैं, आए भी हैं। तो देखिए अब सेमी सर्कल, उसके बाद हम इस वीडियो को जल्दी फिनिश करेंगे। सर्कल का हाफ पार्ट सेमी सर्कल होता है, इसे इस तरीके से देखा जाता है। इसके अंदर वही सब प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन लागू होती है जो सर्कल में लागू होती है। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले इसमें ये एंगल 180 डिग्री का होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, डायमीटर ऑफ सर्कल है। अब बात करते हैं इसके सर्कमफ्रेंस की, तो इसका सर्कमफ्रेंस होता है, जनरली बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं क्योंकि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। तो 2πr होता है और ये सर्कल का हाफ है, तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो आ गया πr। और πr गलत आंसर है आपका, क्योंकि इसका आंसर πr नहीं होगा। πr यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू होती है, ये यहाँ से और यहाँ तक की, लेकिन ये बीच में एक लाइन और आपने एक्स्ट्रा ऐड की है और इस लाइन की वैल्यू है डायमीटर। तो ये इसका राइट आंसर है। बच्चे πr के हिसाब से क्वेश्चंस करते हैं और वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कई बार तो सीधा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, πr प्लस d यूनिट्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर πr प्लस डायमीटर की जगह रेडियस का डबल हम लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। आगे हम रेडियस कॉमन लेके π+2 भी हम इसको लिख सकते हैं, ये भी सेम है। तो ये तीनों ही सर्कल सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस हैं। आगे बात करते हैं इसके एरिया की, तो इसका एरिया होगा सेमी सर्कल का एरिया सर्कल के एरिया के हाफ। सेमी सर्कल का एरिया सर्कल के एरिया की हाफ होगा। और बच्चे यहीं से मिस्टेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे भी हाफ होगा, जबकि यहाँ तो हाफ होता है लेकिन यहाँ हाफ नहीं होता है। सर्कल का एरिया हाफ हो जाएगा लेकिन सर्कमफ्रेंस हाफ नहीं हो सकता। सर्कल के टॉपिक पे जितनी भी बेसिक बातें हैं और फॉर्मूला है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके अलावा सर्कल पे सिर्फ थ्योरम्स बचती हैं, सभी थ्योरम्स को एक साथ एक ही वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। सर्कल के टॉपिक पे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप करके देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कोशिश करिए सबसे पहले लोअर वेरिएंट से स्टार्ट करने की, 6th-7th क्लास से स्टार्ट करने की, क्योंकि वहां से आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पे क्वेश्चंस का लेवल लो होता है, आप इजीली कर पाएंगे और धीरे धीरे आपका लेवल अप हो जाएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।